हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 1 में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, आपके संपूर्ण सहयोग के चलते हमने वर्ष 2017 और 2018 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर आधारित प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज को सफलतापूर्वक पेश किया है। आपके इस सहयोग के लिए टीम दृष्टि आभार व्यक्त करती है। पुनः इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ष 2019 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एवं उनके विश्लेषण पेश कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को लेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। कथन 2, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों सही, या फिर D ना तो 1 ना ही 2। तो सही उत्तर है B यानी केवल 2 सही है। प्रिय व्यूअर्स, राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन से संविधान में अभी तक हुए संशोधनों पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि आयोग अक्सर ऐसे संशोधनों पर ही सवाल पूछता है जिन पर काफी विवाद रहा है या जिनकी वजह से संविधान की मूल भावना कहीं न कहीं आहत हुई है, या फिर ऐसे संशोधन जिनके चलते संविधान में कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इनमें हमें खास तौर पर 42वें और 44वें और हाल ही में जितने भी संशोधन हुए हैं उन पर खासा ध्यान देना होगा। अब इसी सवाल की बात करें तो इसका पहला कथन गलत है क्योंकि 44वें संशोधन में इसके उलट स्थिति है, यानी इस संशोधन से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। दरअसल 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 329A जोड़ा गया था, जिसमें व्यवस्था की गई कि संसद के किसी सदन का कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री है या निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसके निर्वाचन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। हालांकि इसके अलावा एक और व्यवस्था की गई थी कि इस मामले में केवल एक निकाय में ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, जिसके लिए संसद ही कानून बनाएगी। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक प्रावधान और जोड़ा गया कि इस निकाय के किसी फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री के निर्वाचन के संबंध में जितने भी सेफगार्ड्स इस संशोधन से जोड़े गए, वैसे ही प्रावधान उस सदन के स्पीकर के लिए भी किए गए। आपको यह भी बता दें कि 39वें संशोधन से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े कुछ प्रावधानों में भी बदलाव किया गया था, लेकिन बाद में इन सभी प्रावधानों को हटा दिया गया, जिसके लिए संविधान में 44वां संशोधन किया गया। अब हम दूसरे कथन पर आते हैं। दूसरा कथन सही है और इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही बातें शामिल हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति के पृथक्करण के खिलाफ बताते हुए असंवैधानिक करार दे दिया था। 99वें संशोधन के जरिए संविधान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। इस आयोग को संविधान शक्तियां देता था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जिन जजेस की नियुक्ति होनी है वह उसके लिए अपनी सिफारिशें दें।
यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि कथन आंशिक तौर पर सही हो। जैसे मान लीजिए कि यह बात सही है कि 99वां संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया, लेकिन क्या इस वजह से कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला करता था? यहाँ हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, यानी हमें क्योंकि के बाद वाले वाक्य पर विशेष फोकस करना है। हो सकता है पहला हिस्सा सही हो और दूसरा गलत, हालांकि यहाँ दूसरा कथन पूरी तरह सही है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बी है। अब हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। कथन 2, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। कथन 3, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर होगा ए, यानी केवल कथन 1 और 2 ही सही हैं। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन से पहले बता दें कि एलिमिनेशन मेथड से इस सवाल का सही उत्तर चुना जा सकता है। यहाँ कोशिश यह जानने की गई है कि कैंडिडेट्स यह बात जानते हैं या नहीं कि लाभ के पद को संविधान में परिभाषित किया गया है अथवा नहीं। यह जरूरी नहीं कि हमें हर कानून की जानकारी हो। ना ही इस प्रश्न में यह जानने की कोशिश की गई है कि संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 का कितनी बार संशोधन किया गया है। यह कथन केवल उलझाने के लिए है। हाँ, हमें तब जरूर ध्यान देना चाहिए जब कोई कानून बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है या सरकार द्वारा उस कानून में किसी विशेष मकसद से संसद के माध्यम से बार बार बदलाव किया गया हो। इस सवाल में अगर हमें कथन 3 की सही जानकारी है तो अन्य 2 विकल्पों पर ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चूंकि कथन 3 गलत है, इससे विकल्प बी, सी और डी अपने आप गलत हो जाएंगे। दरअसल संविधान में कई जगहों पर लाभ का पद का जिक्र तो हुआ है, लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ फिर ध्यान देना होगा कि अगर कथन यह होता कि संविधान में लाभ का पद का उल्लेख है तो यह सवाल बहुत कठिन हो जाता। फिर जरूरी है कि हम ऐसे प्रश्न को तभी अटेम्प्ट करें जब हम तीनों कथनों के बारे में सही से जानते हों। फिलहाल यहाँ केवल कथन 1 और 2 सही हैं। दरअसल 1959 के संसद निरर्हता निवारण अधिनियम की धारा 3 में कुछ पदों का जिक्र किया गया है जिन्हें लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता से छूट दी गई है, जैसे संघ या किसी राज्य का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री द्वारा धारित कोई पद या संसद में विपक्ष के नेता का पद इत्यादि। तो यहाँ हमारा उत्तर ए बिल्कुल सही है। अब बारी है अगले प्रश्न की। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। कथन 2, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है। तो ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जवाब है ए, यानी केवल कथन 1 सही है। अब शब्दों पर फिर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ रूढ़िगत शब्द का उपयोग हुआ है तो बेहतर होगा कि हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें। यहाँ कस्टमरी लिखा है, यानी यह संवैधानिक परंपरा है कि राज्यपाल इस तरह का अभिभाषण करते हैं। इसका जिक्र हमें संविधान के अनुच्छेद 176 में मिलता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्यपाल प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में विधानमंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। अगर अकेले विधानसभा ही अस्तित्व में है तो केवल विधानसभा को ही संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल को इस अभिभाषण के आह्वान के लिए विधानमंडल को कारण भी बताना होगा। अगर संघ के स्तर पर देखें तो ऐसा ही अभिभाषण राष्ट्रपति भी करते हैं, जिसका जिक्र हमें अनुच्छेद 87 में मिलता है। अब आते हैं दूसरे कथन पर। दोस्तों, कथन 2 सही नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। संघवाद का कॉन्सेप्ट बीच में आता है। संघ और राज्य दोनों को संविधान के तहत अपने अपने स्तर पर शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं।
कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम बनाने की जैसी शक्तियां संसद के दोनों सदनों को हैं, वैसी ही स्वायत्तता और शक्तियां राज्यों के विधानमंडल को भी दी गई हैं। यानी कुछ संवैधानिक बातों को अगर छोड़ दें तो संसद और विधानमंडल दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते और अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अनुच्छेद 208 कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। उपबंधों से मतलब है कि यहाँ कुछ अपवादों की बात की जा रही है, जैसे कि आपात उपबंध आदि। अब फिर से कथन 2 पर आते हैं। यहाँ विशिष्ट स्थिति में लोकसभा के नियमों को फॉलो करने की बात की जा रही है। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 208(2) कहता है कि अगर कोई नियम मौजूद नहीं है तब तक इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले संबंधित प्रांतों के विधानमंडल के जो प्रक्रिया नियम लागू थे वे ही लागू रहेंगे। यानी हमें क्लियर हो जाता है कि विधानसभा को लोकसभा के नियमों के पालन करने की जरूरत नहीं होती। अब संसद के स्तर पर नजर डालें तो अनुच्छेद 118 में बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद के दोनों सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेंगे। वहीं इस अनुच्छेद के खंड 2 में लिखा है कि अगर कोई नियम मौजूद नहीं है तो इस संविधान के शुरू होने से पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो नियम लागू थे वही नियम संसद में लागू माने जाएंगे। दोस्तों, शायद ऐसा प्रश्न भी बना दिया जाए कि संसद के दोनों सदनों के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। अब चूंकि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां प्राप्त हैं तो कई स्टूडेंट्स को यह उलझन भी हो सकती है कि यह काम भी राष्ट्रपति ही करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर संयुक्त बैठक या दोनों सदनों के बीच संचार के संबंध में नियम के बारे में पूछा जाए तो यह शक्ति राष्ट्रपति को ही सौंपी गई है। वह इसलिए कि दोनों सदनों के बीच मतभेद न हो, लेकिन इसके पहले वे स्पीकर और सभापति से परामर्श करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ए भी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। कथन 2, भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? तो ऑप्शंस हैं केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका उत्तर है डी, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 42वें संशोधन से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कथन 1 भी 42वें और 43वें संशोधन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहला कथन गलत है क्योंकि वर्तमान में उच्च न्यायालयों को भी किसी केंद्रीय विधि के असंवैधानिक लगने पर उसे असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है। दरअसल सरकार और संसद के फैसलों को न्यायपालिका की समीक्षा से आंशिक रूप से बचाने के लिए 42वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 32A, 131A और 226A जोड़े गए, लेकिन बाद में इन्हें 43वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया। अनुच्छेद 32A में कहा गया कि किसी राज्य के किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के तहत विचार नहीं किया जा सकता। यानी स्पष्ट था कि राज्य के किसी कानून पर समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 131A के जरिए केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़े प्रश्नों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को अनन्य अधिकारिता दी गई, यानी किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिकता की जांच केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता था, जबकि अनुच्छेद 226A किसी केंद्रीय कानून पर समीक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को छीनता था। चूंकि अब ये सभी अनुच्छेद अस्तित्व में नहीं हैं, तो दोनों तरह के कानूनों की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए पहला कथन यहाँ गलत है। दोस्तों, कथन 2 भी यहाँ गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास न केवल किसी साधारण कानून बल्कि किसी संविधान संशोधन की समीक्षा करने की भी शक्ति है। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे में लाजमी है कि इसकी संवैधानिक परिभाषा न हो। लेकिन संविधान के कई अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 13, 32, 131, 132, 226 और 227 आदि भारत की न्यायपालिका को सभी कानूनों की, चाहे वे सांविधिक कानून हो या संविधान संशोधन कानून, समीक्षा करने की शक्ति देते हैं। इसी दौरान हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट सामने रखा, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक प्रणाली, देश की संप्रभुता जैसी अहम बातों को जोड़ा गया। इसमें 3 बातें और भी हैं। पहली, स्वतंत्र न्यायपालिका,
दूसरी न्यायिक समीक्षा और तीसरी न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का अलग किया जाना। मूल ढांचे की अवधारणा इसलिए प्रस्तुत की गई ताकि संविधान की मूलभूत विशेषताओं जैसे मूल अधिकार, राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र आदि का संरक्षण किया जा सके। इस अवधारणा के बाद स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद 368 से प्राप्त शक्तियों के आधार पर संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव ला सकती है, बशर्ते मूल ढांचा प्रभावित न हो। न्यायिक समीक्षा कुछ बातों से अपने आप सामने आ जाती है, जैसे विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, राज्य का लोकतांत्रिक स्वरूप आदि। अब न्यायिक समीक्षा के 3 पहलू हैं: विधायिका के निर्णयों की समीक्षा, कार्यपालिका निर्णयों की समीक्षा और स्वयं अपने ही निर्णयों की समीक्षा। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि न केवल संसद या विधानमंडल के फैसलों बल्कि सरकार जो नियम, उपनियम, विनियम, आदेश या परिपत्र यानी सर्कुलर जारी करती है, उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इन्हें नीति शून्य भी घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम फिर से कथन 2 पर आते हैं। ऐसे उदाहरण हमें मिल जाएंगे जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया हो। हम पहले ही प्रश्न की व्याख्या में बता चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के आधार पर 99वें संशोधन को निरस्त कर दिया था। यानी यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी प्रश्न का उत्तर देते समय हम कुछ इंतजार कर लें। शायद ऐसा संभव हो कि हमें आगे के किसी प्रश्न के लिए कोई क्लू मिल जाए। यानी अगर हम पहले प्रश्न में दूसरा कथन सही करते हैं तो इस प्रश्न का दूसरा कथन भी अपने आप ही गलत हो जाता है। तो इस तरह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अब हमारा आज का 5वां और अंतिम प्रश्न: भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है: ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची या डी 12वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी 5वीं अनुसूची। प्रिय व्यूअर्स, इसका उत्तर देने से पहले हमें इसके अंग्रेजी अनुवाद को देखना चाहिए। दरअसल यहाँ बहुत कठिन भाषा का उपयोग हुआ है। अंग्रेजी में अंतरण के लिए ट्रांसफर, अकृत के लिए नल और शून्य के लिए वॉइड लिखा गया है। यानी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर खनन के लिए किसी जनजातीय भूमि को निजी हाथों में दे दिया जाए तो किस अनुसूची के तहत उसे रोका जा सकता है। तो आपको बता दें कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंधों का जिक्र किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। यह अनुसूची अनुच्छेद 244(1) से संबंधित है। यहाँ यह भी अहम है जानने के लिए कि इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। इन राज्यों को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर भी इन दोनों अनुसूचियों में बेसिक डिफरेंस है। दरअसल 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र शब्द है, न कि जनजातीय क्षेत्र, जबकि 6ठी अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के केवल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। अब फिर से अनुसूची 5 पर आते हैं। यह अनुसूची राज्यपाल को शक्ति देती है कि वह संसद या उस राज्य के किसी कानून को उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू न होने दे या किन्हीं संशोधनों के साथ लागू होने दे। इसके अलावा वह अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। इसके तहत राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे वह उस अनुसूचित क्षेत्र के एसटीज के द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण को रोक सकता है या कुछ पाबंदियां लगा सकता है। वहीं भूमि के आवंटन के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। आपको बता दें कि अनुसूचित क्षेत्र वे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश जारी कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। यानी यहाँ किसी संविधान संशोधन या कानून बनाने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा आदेश द्वारा ही ऐसे किसी क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र होने का दर्जा भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगर ऐसे किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि करनी हो तो इसके लिए वह पहले राज्यपाल से परामर्श करते हैं। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अनुसूचित क्षेत्र देश के पूर्वोत्तर राज्यों या जनजातीय बहुल राज्यों से ही संबंधित हैं, पर ऐसा नहीं है। देश के कई राज्यों के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जैसे 1975 में हिमाचल प्रदेश और 1977 में बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया था। आइए फिर से प्रश्न के दूसरे विकल्पों पर आते हैं। विकल्प 1 यानी तीसरी अनुसूची को देखते हैं। इस अनुसूची में कुछ संवैधानिक पदों की शपथ के प्रारूप शामिल हैं, जैसे संघ और राज्य के मंत्रियों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, संसद और विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ,
संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ। अब देखते हैं विकल्प 3 यानी 9वीं अनुसूची को। यह अनुसूची अनुच्छेद 31B से संबंधित है। 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B दोनों को ही पहले संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31B के मुताबिक 9वीं अनुसूची में शामिल किसी कानून और विनियम और उनके उपबंधों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के तहत किसी अधिकार के असंगत हैं या उन्हें छीनते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यायालय इस संबंध में प्रतिकूल निर्णय देता है तब भी वे लागू रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि IR कोइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर वह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है। अब विकल्प 4 यानी 12वीं अनुसूची देखते हैं। इस अनुसूची को संविधान में 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। बता दें कि यह अनुसूची अनुच्छेद 243W से संबंधित है। इस अनुसूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर नगर पालिकाओं को शक्तियां और अथॉरिटी दी गई है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प B यानी 5वीं अनुसूची। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।